Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था गैस लॉ के बारे में और आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। वहाँ आप लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा था इस चैप्टर में। उसके बाद आप लोगों ने कवर किया था चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गे-लुसाक्स लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन। और अब मैंने आपको उस लेक्चर में कहा था लास्ट में कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे न्यूमेरिक्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन के साथ। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 इज अ balloon is filled with hydrogen at room temperature. It will burst if pressure exceeds 0.2 bar. If at 1 bar pressure the gas occupies 2.27 liter volume, up to what volume can the balloon be expanded? So आपको इस क्वेश्चन को रीड कैसे करना है? सबसे पहले न्यूमेरिकल करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखो, पहले तो स्टेटमेंट अच्छे से रीड करो और उसके बाद जो आपको उसमें से गिवन मिल रहा है वो चीज़ें नोट करो। तो आप देखो इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रॉब्लम नंबर 1 में आपको क्या क्या गिवन है। सो यू विल चेक। एक आपको प्रेशर दिया हुआ है P1 1 बार, उसी प्रेशर पे V1 वॉल्यूम दी गई है 2.27 लीटर। देन P2 प्रेशर आपको दिया गया 0.2 बार और V2 वॉल्यूम आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो टेम्परेचर आपको बताया गया था रूम टेम्परेचर, दैट विल बी कांस्टेंट। तो आपको यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखना है। तो आप लोग देख सकते हो कौन सा लॉ था जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन था, दैट इज योर बॉयल्स लॉ। तो आप लोग लिखोगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, फॉर्मूला क्या था? P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। जो गिवन वैल्यूज है आप पुट कीजिए। P1 1 बार, V2 2.27, P2 0.2 और V2 आपको फाइंड करना है। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे ये चीज इस साइड मल्टीप्लाई हो रही है, उस साइड जाके डिवाइड होगी। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2.27 अपॉन 0.2। तो आपके पास V2 वॉल्यूम कितनी आएगी? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 11.35 लीटर। इतनी वॉल्यूम जो है इस प्रेशर पे होगी 0.2 बार पे। और आपको पूछा गया है कि किस प्रेशर के बाद वो वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा अगर आप लोग उसको प्रेशराइज करोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा देने से वो बस्ट कर जाएगा। तो मतलब इससे मिनिमम वॉल्यूम होनी चाहिए, ये एक रिक्वायर्ड कंडीशन बन गई है यहाँ पे। इस न्यूमेरिकल का आंसर क्या आएगा? दिस वॉल्यूम is the volume at pressure 0.2 bar, which is the volume at which that balloon will burst. So the volume will be less than 11.35 liter, which will be stored by the balloon at pressure 0.2 bar. So ये था क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट न्यूमेरिकल। आई होप आपको पता लग गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना आप लोगों ने। अब मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप रीड कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन अ शिप sailing in Pacific Ocean where the temperature is 23.4 degrees Celsius. A balloon is filled with 2 liter air. What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 डिग्री सेल्सियस? कीजिए ट्राई इस क्वेश्चन को करने की। गिवन देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है। प्रॉब्लम नंबर 2, कोई भी सब्जेक्ट हो जब भी आप न्यूमेरिक्स करते हो गिवन जरूर लिखा कीजिए क्वेश्चन से पहले। तो इसको हमने कन्वर्ट किया डिग्री सेल्सियस को
केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में 23.4 था, 273 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 296.4। देन V2 आपको फाइंड करना है, T2 आपको दिया हुआ है 26.1, 273 प्लस किया, केल्विन में आ गया 299.1 केल्विन। अब आप लोग देख सकते हो प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन किसने दिया था? चार्ल्स ने। सो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। अब आप लोगों को पता है, वैल्यूज पुट कीजिए और V2 की वैल्यू निकालिए। तो V2 को अगर यहाँ से रिलेट करोगे तो V2 किसके इक्वल आएगा? V1 इंटू T2 अपॉन T1। पुट द वैल्यूज, V1 की वैल्यू पुट की, T2 की वैल्यू पुट की, T1 की वैल्यू पुट की, और आपके पास V2 कितना आया? 2.018 लीटर। ये आंसर है इस न्यूमेरिकल का। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3 इज, अभी आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा क्वेश्चन। At 25 डिग्री सेल्सियस and 760 mm of mercury, pressure, a gas occupies 600 ml volume. What will be its pressure at height where temperature is 10 degree Celsius and volume of the gas is 640 ml? So आप लोग गिवन लिखिए। P1 है 760 mm, V1 है 600 ml, सॉरी P1 है 760 mm ऑफ मर्करी और V1 है 600 ml। P2 आपको फाइंड करना है, V2 आपको गिवन है 640 ml, T1 आपको दिया हुआ है 298 केल्विन, मैंने कन्वर्ट कर लिया, और T2 283 केल्विन, ये भी कन्वर्ट कर लिया। तो V1 V2 P1 T1 T2 सब दिया हुआ, आपको फाइंड करना है P2। तो कंबाइंड गैस लो यूज कीजिए, V1 T1 P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। सारी टर्म्स पता है, P2 फाइंड करोगे तो आपके पास फॉर्मूला आएगा P1 V1 इंटू T2, ये टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म इधर आ गई, T1 मल्टीप्लाई बाय V2। सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास प्रेशर आएगा 676.6 mm ऑफ मर्करी। ऐसे ही आपकी स्क्रीन में अभी और क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है। आफ्टर लेक्चर, जैसे ये लेक्चर फिनिश होता है, कल के लेक्चर से पहले पहले इन न्यूमेरिक्स को सॉल्व कर लेना, और जहाँ प्रॉब्लम आएगी कल हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको कुछ नहीं पता लग रहा तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, अब मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा अगला टॉपिक है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज अ इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस एंड लिक्विड पार्टिकल्स। इस चैप्टर में हम लोग गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोग डेफिनेशन में गैसेस को फर्स्ट इसीलिए लिख रहे हो। तो हम लोग इस चैप्टर में कवर भी मेन गैसेस करेंगे और लिक्विड सेक्शन करेंगे। सो डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस और लिक्विड पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स। द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स will move from higher concentration region to lower concentration region। इसीलिए अगर आप रूम के किसी एक कॉर्नर में अगर परफ्यूम स्प्रे कर रहे हो, डिओड्रेंट स्प्रे कर रहे हो, तो आपके पूरे रूम में फ्रेग्रेंस आती है बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूजन। जो परफ्यूम और स्प्रे और डिओड्रेंट के पार्टिकल्स थे वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं इन एयर विद द प्रेजेंस ऑफ गैसेस।
दिस इज द डिफ्यूजन, और इसका रीजन आपको मैंने बता दिया, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल विद मिक्सिंग विद द एयर पार्टिकल्स। तो डिफ्यूजन हमारे पास, अगर मैं आपको यहाँ गैसेस की बात करूँ, प्रॉपर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम लोगों ने दो ग्लास जार्स लिए और उनके बीच में हमारे पास दो गैसेस हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट। हम लोगों ने दो जार लिए, फॉर एग्जाम्पल ये दो जार हैं, एक में मैंने हाइड्रोजन गैस फिल की है और एक में हमारे पास है NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो एक जार में हमारे पास NO2 गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक गैस में हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, जिसके पार्टिकल्स मैं शो नहीं कर रही, वो कलरलेस गैस है। और इस गैस का कलर होता है ब्राउनिश कलर और रेडिश ब्राउन कलर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जार्स को इकट्ठा रख देंगे। मतलब नीचे मैंने जार रख दिया NO2 गैस वाला, और इसके ओपनिंग पे जहां इसका माउथ है, जहां से ये जार ओपन था, वहां पे मैंने एक लिड लगा दिया। ओके, और ऊपर मैंने इन्वर्ट कर दिया, इसको उल्टा कर दिया इस जार को इसके ऊपर। यहाँ पे हमारे पास है H2 गैस, जो कलरलेस गैस है। तो जब हम इसका ये ढक्कन रिमूव करेंगे, जब ये लिड हम रिमूव करेंगे, तब क्या होगा, इनके पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाएंगे। कुछ पार्टिकल्स यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ डेंसिटी कम हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में। दिस इज अ डिफ्यूजन, कि जैसे ही हमने बीच में से लिड ओपन किया, दोनों गैसेस इंटरमिक्स होंगी और उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। तो नाइट्रोजन गैस मूव करके हाइड्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन गैस मूव करके नाइट्रोजन, और दोनों गैसेस मिक्स होगी, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ये है एक प्रॉपर्टी। अब ऐसी ही एक और प्रॉपर्टी होती है इफ्यूजन। उससे पहले आप लोग डिफ्यूजन की डेफिनेशन एक बार रीड कर लीजिए, और उसकी एग्जांपल यही है, इंटरमिक्सिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और पहले इसका कलर रेडिश ब्राउन था, बाद में जब मिक्सिंग हो गई है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइट ब्राउन कलर। लाइट ब्राउन क्यों हो गया, क्योंकि पार्टिकल्स स्प्रेड आउट हो गए हैं। अब हमारे पास एक जगह पे ज्यादा पार्टिकल्स इकट्ठे नहीं है, इसलिए कलर लाइट हो गया। मिक्सचर ऑफ NO2 plus H2 गैस आफ्टर डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन से रिलेटेड एक टॉपिक होता है इफ्यूजन। इफ्यूजन की डेफिनेशन लिखिए, when diffusion takes place from a hole, then it is known as effusion। जैसे हमारे पास ये दो जार्स थे, अभी हमने देखे, इसमें NO2 गैस है और इसमें हाइड्रोजन गैस है। इस लिड को रिमूव करने की बजाय अगर हम इसमें एक होल कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने होल कर दिया एक, अब इस होल में से गैस पार्टिकल्स तो मूव करेंगे, बट उतनी हाई स्पीड में नहीं कर पाएंगे जितनी हाई स्पीड पे पहले कर रहे थे डिफ्यूजन के केस में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इफ्यूजन। इसकी डेफिनेशन लिख लो, इफ्यूजन इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ डिफ्यूजन as a result of which gas present in a container is allowed to escape through a hole or a small aperture। स्मॉल होल करेंगे या स्मॉल अपर्चर, छोटा एरिया होगा जहाँ पे, वहां से जब पार्टिकल्स पास होंगे, इंटरमिक्सिंग होगी, उसको हम बोलते हैं इफ्यूजन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। दिस लॉ इज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1801। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द टोटल प्रेशर, according to this law, the total pressure exerted by the mixture of non-reactive gases
is equal to the sum of the partial pressure of individual gases. मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, चेक कर लीजिए डेफिनेशन. इट इज द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस. ये वर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉन रिएक्टिव गैसेस, जो गैसेस रिएक्ट नहीं करती. डिफ्यूजन में भी हमने यही किया है. हाइड्रोजन और NO2 गैस दोनों रिएक्ट नहीं करती, सिर्फ मिक्स होती हैं. क्योंकि अगर गैसेस रिएक्ट होगी फिर तो प्रोडक्ट बन जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी. तो वो चीज़ नहीं होगी. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, नॉन रिएक्टिंग लिक्विड सब मिक्स होते हैं, तभी हम डिफ्यूजन बोलते हैं. क्योंकि तब वो अपनी प्रॉपर्टीज अपने पास रखते हैं. वही चीज़ यहाँ पे है. तो उन्होंने कहा कि टोटल प्रेशर जो एक्सर्ट करती है मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो रिएक्ट नहीं करती एक दूसरे के साथ, उनका टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है? पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैसेस. ओके, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू गैसेस A एंड B, तो टोटल प्रेशर P टोटल किसके इक्वल होगा? प्रेशर ऑफ गैस A प्लस प्रेशर ऑफ गैस B. तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B. दिस इज द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैसेस. ऐसे ही अब हम 2, 2, 3, 4 जितनी मर्जी गैसेस दे सकते हैं. ये लॉ हमें किसने दिया था? डाल्टन ने. इसीलिए इस लॉ का नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो अब नीचे लिख लीजिए. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव डिफरेंट गैसेस एंड P1, P2, P3 be the partial pressure of those gases, then P total or total pressure will be equals to P1 plus P2 plus P3. This is the Dalton's law of partial pressure. ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्वस टेंशन की. यहाँ पे उसने एक और वर्ड बताया था, एक्वस टेंशन. ये इसकी एप्लीकेशन में भी आता है. लिखो इसमें, gases are generally collected over water and therefore they are moist. मॉइस्ट मतलब उनके बीच में मॉइस्चर आ जाता है. कोई भी चीज़ जब पानी के ऊपर होती है, यहाँ पे अगर वाटर है तो इसके ऊपर जो गैस होगी इसके बीच में कुछ ना कुछ वाटर पार्टिकल्स होंगे, तो इसके बीच में क्या होगा? मॉइस्चर होगा. तो कहते हैं जो गैस वाटर के ऊपर, ऑब्वियसली ज़्यादातर सारी गैसेज ही हम जो है वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं, तो सब में मॉइस्चर होता है. क्लियर? प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम द टोटल प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस. जितना इसका प्रेशर आ रहा है इसमें से हम वाटर का अगर वेपर प्रेशर माइनस कर दें उस टेम्परेचर पे, तो हमारे पास जो प्रेशर आएगा दैट विल बी द प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस. तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एज एक्वस टेंशन. उसमें पानी आ चुका है और उस गैस का जो प्रेशर होगा उसको हम बोलते हैं एक्वस टेंशन. और एक्वस टेंशन जो वाटर है उसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं. वो अब जब आपको न्यूमेरिकल में आएगा तो आपको वैल्यूज गिवन होंगी, आपको एज सच यूज करनी है. तो फॉर्मूला लिख लो. प्रेशर ऑफ ड्राई गैस हम कैसे फाइंड करते हैं? एक्वस टेंशन यूज करके. राइट इट डाउन. इसी का सब टॉपिक है ये. P ऑफ ड्राई गैस मतलब प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर ऑफ गैस माइनस एक्वस टेंशन. और इसकी वैल्यू आपको पेपर में दी होगी क्वेश्चन में. ये आपको फाइंड करना है. P टोटल भी आपको पता होगा, बट बच्चे इसको यूज नहीं करते हैं और डायरेक्ट यूज कर लेते हैं P टोटल. तब हमारे पास जो है प्रेशर जब हम गलत लेंगे तो न्यूमेरिकल गलत हो जाते हैं. आज के लेक्चर में हम एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें मैं नंबर ऑफ मोल के बारे में बताऊंगी आपको. partial pressure in terms of mole fraction. Okay, so suppose that at temperature T
there are 3 gases which are enclosed at volume V and their partial pressure will be P1, P2 and P3. हमने एक वॉल्यूम V फिक्स कर दी है, सब गैसेस ली हैं, तीनों गैसेस जो हैं 1, 2 और 3 सबकी वॉल्यूम फिक्स ली है V. P1 की वॉल्यूम भी V है, P2 की वॉल्यूम भी V है, P3 की वॉल्यूम भी V है. देन एट दैट टाइम P1 किसके इक्वल होगा, मतलब ये दोनों चीजें फिक्स है, टेम्परेचर भी उस टाइम पे फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है. तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन P1 इज इक्वल्स टू P1 N1 RT upon V, P2 will be equals to N2 RT upon V, P3 is equals to N3 RT upon V. Clear? Now according to Dalton's law of partial pressure, total pressure किसके इक्वल होगा, हाँ जी, टोटल प्रेशर बच्चे किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3. इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, 2 और 3 और ये इक्वेशन नंबर 4. फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 put these values in equation 4 and we get N1 upon RT by V, N2 RT upon V, N3 RT upon V. ये मैं रब कर रही हूँ इक्वेशंस. अब कॉमन निकाल लो, जो चीजें कॉमन है, RT अपॉन V सब में कॉमन है, हमारे पास बचा N1 प्लस N2 प्लस N3. राइट, इतना पता लग गया सभी को बच्चे. नाउ ऑन डिवाइडिंग, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 5. ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय P1 वी गेट, हमने क्या किया, P टोटल को P1 से डिवाइड कर दिया. तो यहाँ पे RT अपॉन V था, N1 प्लस N2 प्लस N3 था, अपॉन P1 क्या था, N1 RT अपॉन V. ये टर्म्स कट गई, तो हमारे पास क्या आया इसकी कटिंग के बाद, मैं ऊपर लिख रही हूँ, चेक कर लेना अभी. हमारे पास टर्म आई P total upon P1 is equals to N1 plus N2 plus N3 upon N1. ऐसे ही आया. अब इसको चेंज कर लीजिए, रिवर्स कर लो इसका. P1 upon P total is equals to N1 upon N1 plus N2 plus N3. राइट. अब आप लोगों ने चैप्टर 1 में मोल कंसेप्ट किया था और आपने कुछ टर्म्स की थी, कंसंट्रेशन टर्म्स, वहां पे मैंने आपको मोल फ्रैक्शन करवाया था. अगर आप लोगों को मोल फ्रैक्शन नहीं आता है तो ऊपर आई आइकन पे लिंक आ रहा होगा, उसको ओपन कर लीजिए, आपको वहां से मोल फ्रैक्शन वाली टर्म मिल जाएगी. N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, हमारे पास ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स. N1 अपॉन N आ गया, बिकॉज N1 प्लस N2 plus N3 equals to N. N is a total number of moles. Right? तो आपके पास क्या बन गया, P1 is equals to N1 upon N और P total. और N1 upon N हमारे पास क्या होता है, मोल फ्रैक्शन. तो आप अगले फॉर्मूला में यहाँ पे लिख लीजिएगा X. मैं यहीं पे चेंज कर देती हूँ, वहां पे आ गया XA. XA है मोल फ्रैक्शन, P1 है पार्शियल प्रेशर और P टोटल है टोटल प्रेशर ऑफ ए गैस. तो इसी तरह से हम P2 और P3 के लिए भी फाइंड कर लेंगे इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, P2 इक्वल्स टू X2 P टोटल, P3 इक्वल्स टू X3 P टोटल. तो ऐसे हम लोग अलग अलग वैल्यूज मोल फ्रैक्शन की यूज करके भी टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर को कन्वर्ट कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं. आपको दो चीजें गिवन होगी और थर्ड निकालनी होगी. तो दो चीजें आपको दी होंगी और थर्ड वन निकालनी है, वो कोई भी हो सकती है. लाइक आपको मोल फ्रैक्शन दिया हो और आपको पार्शियल प्रेशर दिया और आपको टोटल प्रेशर बोला जाए निकालने के लिए, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा.
और अगर आपको ये दोनों चीज़ दी हुई है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। इसका क्वेश्चन आ रहा है साइड पे, आप देख सकते हो। उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। मैं आपको सिंपल बता देती हूँ उसमें आपने करना क्या है। उसमें आपने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। जैसे ही नंबर ऑफ मोल फाइंड करोगे, आफ्टर दैट आपको फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन देखनी है उसकी। मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद आप सिंपली फाइंड करोगे। मैं जब बता देती हूँ, जैसे आपको दो चीज़ें दी हैं, फॉर एग्जाम्पल दो गैसेज हैं ए और बी, तो अगर आपको ए के मोल पता है 0.21 है तो दूसरे के मोल 0.79 होंगे, तो आप सिंपली 1 से माइनस करके भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपने भी पढ़ा और पहले भी पढ़ा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ मोल हमेशा फिक्स रहते हैं 1। दो गैसेज हैं तो टोटल होंगे 1, तो एक के दिए हैं दूसरे के फाइंड कर लिए। इस तरह से आपने दोनों के मोल निकाल लिए, मोल फ्रैक्शन आ गई। और आफ्टर दैट आपको क्या यूज़ करना है, पार्शियल प्रेशर दिया होगा, फाइंड करो, और पार्शियल प्रेशर दोनों चीज़ों का आ जाएगा, ऑक्सीजन का भी आ जाएगा और नियॉन का भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन रिवाइज दिस लेक्चर, सॉल्व द अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स, and if you find any type of a difficulty, write down in the comment section. I will see you in the next lecture with a new topic. Till then, keep learning, revise this, share my channel, and do subscribe my channel to get a notification on time. Thank you.